Okay, so the class we are going to start the topic again. और लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. कि कभी भी कोई भी एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन को जब गेन कर रहा होता है तो उस दौरान जो उसकी अमाउंट चेंज होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होती है, वो क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप लोगों को बताया था चेंज इन एंथैल्पी है तो एनर्जी की टर्म में आप दिखा सकते हो इसको ईजी की टर्म में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म में आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. मैंने आपको बताया था कि जनरली कभी भी आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, ये जो होती है हमेशा क्या होती है? जनरली नेगेटिव होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है. लेकिन अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे एलिमेंट्स की तो वो क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव. जबकि ये क्या है? जनरली. ये मैंने आप लोगों को कल बताया भी था. साथ में मैंने बताया था कि आप लोगों को ये बताया था कि स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है आपकी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी. तो इस वजह से जो है मैंने आपको बताया भी था स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. बट यहाँ पे मैंने बताया था जैसे कि कभी भी अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का एक केस लेके बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा कि एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया यहाँ पे कि प्लस में इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ओ नेगेटिव. तो उस केस में जो डेल एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है. आपके लिए डेल एच की वैल्यू नेगेटिव फेवर करती है किसी रिएक्शन को, ठीक है. जबकि ओ नेगेटिव व्हेन अगेन गेन द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ओ टू नेगेटिव, तो उस केस में डेल एच की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव, और ये फेवर नहीं करती. तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल कंडीशन है. लेकिन फिर भी आप लोगों को मैंने बताया था ओ नेगेटिव के कंपाउंड कम मिलते हैं, ओ टू नेगेटिव के कंपाउंड्स आपको ज़्यादा मिलते हैं. तो रीज़न आपका पीछे, इसके पीछे कारण क्या था कि हम सिर्फ ओ नेगेटिव या ओ टू नेगेटिव नहीं देखते, हम ओवरऑल मॉलिक्यूल देखते हैं कि नेट अमाउंट में मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हुई है. तो नेट अमाउंट में अगर हम कभी भी ओ नेगेटिव या ओ टू नेगेटिव के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ओ टू नेगेटिव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा उनके अंदर आप लोगों की जो एनर्जी, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है. वो जो होती है नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है. और इस वजह से जो होता है हम कहेंगे क्या? ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं. इसके अंदर वो ज़्यादातर O2 टू नेगेटिव ही बनाते हैं. अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ एक बात नोट करनी है और वो एक क्वेश्चन पॉइंट नोट करना है. क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. अच्छा, एक और बात इससे पहले, मैं एक बार इसको लिखने से पहले भी एक बात और बता देता हूँ कि अलोंग पीरियड एंड अलोंग ग्रुप हाउ इट इज गेट अफेक्टेड. तो आप लिखेंगे क्या? अलोंग ग्रुप. तो लिखेंगे अलोंग ग्रुप में मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप, moving down the group, electron gain enthalpy, electron gain enthalpy decreases. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एंड डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव. ठीक है. अलोंग पीरियड मूविंग left to right in a period
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है, क्योंकि उनका एटॉमिक रेडियाई, because their atomic radii decreases and Z effective increases। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है इस वजह से। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे जो बात आप नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा। जैसे कि एक तो मैंने बता दिया था कुछ एक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, एक तो वो बता दिया था मैंने, ठीक है। और दूसरा आप लोगों को जो नोट करना है वो क्या करना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी than phosphorus, sulfur and chlorine respectively। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है बेटा? आप लोगों को एक तरफ से बोल रहा हूं मैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक इस तरह से होते हैं ना, एंटीमनी, बिस्मथ, इसके मेंबर। तो एक तरफ से मैं बोल रहा हूँ डाउन द ग्रुप वैल्यू क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है ना, ये बताया मैंने। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो नाइट्रोजन की वैल्यू उसमें क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्मॉलर होती है देन द फॉस्फोरस। मींस होना तो चाहिए था नाइट्रोजन की ग्रेटर देन फॉस्फोरस होनी चाहिए, देन द आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये ऐसे नहीं होती। ये वैल्यू कैसे होती है, नाइट्रोजन की स्मॉलर होती है देन द फॉस्फोरस। ठीक है, नोट करनी है ये बात। तो उसके पीछे रीजन क्या आता है, ड्यू टू exceptionally small size of नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्यों इनका साइज क्या होता है बेटा, बहुत छोटा होता है, इस वजह से, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज की वजह से। क्लियर? और साथ में इनकी नेगेटिविटी भी क्या होती है, काफी हाई होती है। ये क्वेश्चन आपका +2 में भी आएगा कि नाइट्रोजन की नेगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कम होती है। सिमिलरली ऑक्सीजन के केस के अंदर भी आपके साथ में यही चीज होती है, ऑक्सीजन की स्मॉलर होती है देन द सल्फर। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग अगर देखोगे तो फ्लोरीन वाले केस में भी होती है, दैट फ्लोरीन की वैल्यू भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। एक्चुअली दिस थिंग हैपन, उसके पीछे कारण क्या है बेटा, आपका स्मॉल साइज। अब आप लोगों को पता ही है, मान लीजिए कि इट इज जस्ट लाइक मैं कहता हूं आपके पास कोई चीज है, ठीक है, और मैं कहता हूं इसकी कॉस्टिंग जो है 100 रुपीज है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो 100 रुपीज देगा तो उसको आप जल्दी सेल कर दोगे उसको। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई जान पहचान का आ गया, वो आपको 95 भी दे रहा है, मतलब कम भी दे रहा है, लेकिन आपको जान पहचान होने की वजह से क्या होती है, कई बार देनी भी पड़ती है चीज जल्दी, कम में भी। तो सेम लाइक दैट वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड भी कर जाती है कि सामने वाले की रिक्वेस्ट कैसी है। या फिर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा आ गया आपके पास, कहेगा मेरे पास तो 99 है, क्या मैं दे दूं, आप मुझे दे दोगे? तो फिर उसके अंदर भी आप क्या करोगे, आगे होके कह देते हो ना कई बार कि हाँ ले जा। तो सेम लाइक दैट यू कैन से कि यहाँ पे हमारे पास केस है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये वही छोटे बच्चे हैं बेटा आप लोगों के। तो यहाँ पे ये जो होते हैं ना स्मॉल साइज के आइटम है, दूसरा इनकी नेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पोटेंशियल जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इस वजह से ये जो होता है इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर लेते हैं। और इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है आपकी, मोर, मतलब कहूंगा लेस नेगेटिव होती है देन दैट ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड द क्लोरीन रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन रहेगा आपका इवन इन द +2, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? अब हेडिंग डालेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं
तो बेटा यहाँ पे आपके फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे वो हो गए नंबर वन एटॉमिक रेडियाई, नंबर वन एटॉमिक साइज या रेडियाई। तो इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग में बेटा एक सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं कि एक एटम है उसका न्यूक्लियस ये हो गया और एक उसका ये साइज है शेल का जो भी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई है नियर बाय में, एक दूसरा न्यूक्लियस है, दूसरे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में उसका साइज ऑफ एटम क्या है, बहुत बड़ा है, ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो ऑब्वियस सी बात है कौन जल्दी गेन करेगा, जिसके न्यूक्लियस जितना क्लोज होगा, जो जितनी पास होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स क्या है बेटा, कंपैरेटिवली नो डाउट आपका न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो कम हो कोई भी फैक्टर हो, जैसे आप टॉप टू बॉटम में जाते हो तो उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स अगर मान लीजिए कहेगी कि न्यूक्लियर पर चार्ज ज़्यादा है, लेकिन बेटा उसके अंदर साइज भी तो ज़्यादा होता है, डिस्टेंस भी तो ज़्यादा होता है। तो उस वजह से क्या होता है, अगर डिस्टेंस आपका ज़्यादा है तो उसके मुकाबले में आप जब स्मॉलर डिस्टेंस होगा तो इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन फास्टर, और जब इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, मोर नेगेटिव। तो लिखेंगे एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है बेटा। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर रहेगा न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज के बारे में लिखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि मान लीजिए दो कहीं पे दो इक्वल साइज के एटम है, मैं कहूँगा एक ये वाला एटम था ऊपर जो बनाया था, एक यहाँ पे एक और सेम साइज का ही एटम है, लेकिन अगर किसी का साइज तो सेम है लेकिन अगर चार्ज ज़्यादा है, अगर चार्ज ग्रेटर है तो उस केस में वो जल्दी गेन करेगा चीज को, और जल्दी गेन करेगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो लार्जर बी द न्यूक्लियर चार्ज, लार्जर बी न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मोर बी इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर। और नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट जो अफेक्ट करता है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो आप लोगों के पास क्या रहेगा कि जितना ज़्यादा आपका बेटा, मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन केस ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल, in case of half filled and fully filled orbital, atom do not gain the electron easily, atom do not gain the electron easily, so it requires electron as well as energy, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एनर्जी। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की और एनर्जी की दोनों की रिक्वायरमेंट होती है एक साथ में। मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन को, मैंने जनरली एक बात कही थी और मैंने ये कहा था कि कोई भी एटम होता है जब एनर्जी आती है तो एनर्जी के आने पे यहाँ पे वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, बाहर निकालता है ना। तो यहाँ पे रिवर्स भी मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उस केस में क्या होता है, एटम अपने आप में से एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा स्टेबल है तो एक्स्ट्रा स्टेबल में उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबल है तो उसके लिए जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ में आपकी एनर्जी भी आएगी, तो एनर्जी भी आपको देनी पड़ेगी। तो दोनों चीज देनी पड़ेगी। तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा या फुली फील्ड ऑर्बिटल होगा। तो उन केसेस के अंदर ये चीज ज्यादा आपको ऑब्जर्व करने को मिलती है। क्लियर। कई बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होते हैं बेटा, उसकी जगह पे एक वर्ड और यूज किया जाता है, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन
एंथैल्पी के साथ में एक वर्ड यूज करते हैं और क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही चीज होती है, सेम ही चीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह ही, बट एक्चुअली क्या होता है हम इनमें वैल्यूज में साइन में चेंजेस मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होती है बेटा, आपकी लोगों की वैल्यू अगर मान लीजिए एनर्जी रिलीज हो रही है तो नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हो रही है नेगेटिव, एनर्जी गेन हो रही है पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से चलती है। लेकिन व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव में ही कंसीडर की जाती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस दौरान कितनी एनर्जी, इसकी एफिनिटी कितनी है एनर्जी की टर्म में। तो उस केस के अंदर हम अगर इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात और एफिनिटी की बात करते हैं तो एफिनिटी की वैल्यू जो होती है बेटा रिप्रेजेंट की जाती है इन द टर्म ऑफ पॉजिटिव, बाकी ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आप मोस्ट ऑफ द बुक के अंदर कंसीडर करोगे तो उसके अंदर ये दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली इनके बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है, वो क्या होता है, डेल ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो इक्वल होता है बेटा माइनस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ RT के इक्विवेलेंट होता है। तो कई जगह पे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये जो होती है ना वैल्यू, क्या ये वैल्यू सेम है, तो बेटा ये वैल्यू आप लोगों की ये वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। तो उस केस के हिसाब से आप ये मानोगे कि किसी कंपाउंड की डेल Eg की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो क्या होती है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होती है। तो आपको पता है कहीं पे अगर नेगेटिव की वैल्यू है इसकी तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, माइनस ऑफ, आपकी वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी इसकी क्योंकि माइनस यहाँ पे जाएगा आपका। तो उसके हिसाब से वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो उसके हिसाब से चलेगा ये, क्लियर। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव ही होती है। डन। कुछ एक एलिमेंट्स है जिनकी मैंने बताया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, उनमें नाम बताया बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, और आप लोगों को नाम बताया मैंने जितनी भी इनर्ट गैसेस होती है तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आपने अलोंग पीरियड अलोंग ग्रुप्स हमने पढ़ लिया किस तरह से प्रॉपर्टी वेरी करती है। कमिंग टू द क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है तो मैं आपको क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं कि बताइए, आप लोग बताइए, अब रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से चाहिए मुझे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। टेल मी द आंसर, विच वन हैव द हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाइट्रोजन और द ऑक्सीजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। लेफ्ट टू राइट क्या होती है, नाइट्रोजन। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नाइट्रोजन। इंक्रीज होती है। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, नाइट्रोजन। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। तो आंसर आपका बनेगा बेटा ऑक्सीजन ही होगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाइट्रोजन की वैल्यू पॉजिटिव की टर्म में है बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है ना नेगेटिव पॉजिटिव साइन पे डिपेंड नहीं कर रही, वो हमारी बात करते एनर्जी, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन गेन करते तो एनर्जी रिलीज होती है। तो नो डाउट आप वैल्यू नेगेटिव की कहोगे सर ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये वैल्यू पॉजिटिव बता रहे हैं हम। तो बेटा वैल्यू की टर्म में नेगेटिव और पॉजिटिव इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग कि एनर्जी गेन या लूज कर रहा है। लेकिन अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हैव द मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, सल्फर। 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 तो आपने ऑक्सीजन। आपने पढ़ा है ऑक्सीजन। टॉप टू बॉटम वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन आपने एक्सेप्शन भी तो पढ़ा है कि ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर क्या होता है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, बताइए जल्दी बताइए। कार्बन। सिलिकॉन। सिलिकॉन। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। और कार्बन और सिलिकॉन में मैंने कोई एक्सेप्शन नहीं बताया था, तो आंसर क्या आएगा, कार्बन। क्या कर रहे हो, मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है। चलिए, तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बातें रहेगी, आपको उसके रिगार्डिंग टर्म बतानी पड़ेगी, तो आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। चलिए अगला बताइए, एक और क्वेश्चन करते हैं, विच हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर से करते हैं, ठीक है। O नेगेटिव और द S नेगेटिव, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, O नेगेटिव की या S नेगेटिव की।
which have higher electron gain S enthalpy. negative. O negative. S negative. S negative. S negative. टॉप टू बॉटम वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, पढ़ी थी ना। तो मान लीजिए ऑक्सीजन के केस की बात होगी, सल्फर, तो वो कहेंगे सर हमने एक्सेप्शन बताया था कि आपने ऐसे बताया था, लेकिन बेटा वो एक्सेप्शन तो ओ और एस के लिए बताया था, मैंने ओ नेगेटिव या एस नेगेटिव के लिए तो कोई एक्सेप्शन बताया ही नहीं था। तो वैल्यू क्या आएगी? ओ नेगेटिव, विच हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओ नेगेटिव। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं, विच हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन और द एस नेगेटिव। ओ नेगेटिव और द एस नेगेटिव, ओ और द एस नेगेटिव, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी? S negative. On. S negative. एस नेगेटिव की। क्यों? S negative. सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑब्वियस सी बात है ना, पहली जो होगी सेकंड तो उससे ज्यादा ही होगी, थर्ड उससे ज्यादा होगी, तो आंसर क्या आएगा बेटा? एस नेगेटिव हैव द मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपैरिजन टू द ओ नेगेटिव। अच्छा, ओ नेगेटिव और एस में किसकी होगी? ओ नेगेटिव और सल्फर में ओ नेगेटिव की किसकी O होगी? negative. बिल्कुल, ओ नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। और इन केस अगर मैंने बोला एन नेगेटिव एंड पी फॉस्फोरस के बीच में, तो किसकी ज्यादा होगी? N negative. बिल्कुल, N एन नेगेटिव negative. है द हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। N negative. बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, बताइए कि अरेंज करना है कि इन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो कैसे अरेंज करोगे? किसकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो बताइए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Chlorine. Chlorine. क्लोरीन, उससे कम Chlorine. फ्लोरीन, Chlorine. उससे कम Bromine. Bromine. और सबसे कम Sulfur. सल्फर। कौन सा है ये सल्फर वाला? Iodine. नहीं, सल्फर वाले का नाम बताओ पहले भाई। सल्फर, धर्मेंद्र. तो बेटा सल्फर अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, तो इस तरह की बातें न करें, ठीक है, ध्यान दे। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताइए क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप में से कोई डिफाइन करिए। बताइए, टेंडेंसी ऑफ, Of an element. बिल्कुल, एलिमेंट टू Tendency of an electron to gain अट्रैक्ट, an electron from the बिल्कुल, गेन एन covalent. इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो गेन जल्दी करेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट और गेन इलेक्ट्रॉन। आप में से किसी की एक की जो है बेटा माइक ऑन है, थोड़ा सा आवाज ज्यादा आ रही है, तो अपना माइक का ध्यान रखिए बीच में, अगर आपके सराउंडिंग से आवाज ज्यादा है तो उस हिसाब से। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है, टू अट्रैक्ट और गेन द इलेक्ट्रॉन, कि वो किस तरह से कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा टूवर्ड्स इटसेल्फ, गेन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, अपनी तरफ, कि कितनी जल्दी खींचेगा। डन? तो वो क्या कहलाती है बेटा? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप जो होती है, एक्चुअली वो हम निकालने के लिए हमारे पास एक स्केल होती है, और उसका नाम आ जाता है हमारे पास पॉलिंग स्केल, हमारे पास रिलेशनशिप है अलग अलग, तो हम लेकिन अभी उसका यूज नहीं करने वाले कि हमने किस तरह से क्या कुछ वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअली ये जो नेगेटिविटी गैप होता है, मैं कहूँगा नेगेटिविटी गैप जो होता है बेटा, वो इस तरह से साई ए माइनस साई बी जो होता है वो इक्वल होता है आपका किसके? 0.1017 रूट ऑफ डेल्टा के। यहाँ पे डेल्टा जो होता है वो इक्वल होता है एनर्जी ऑफ द बॉन्ड ए बॉन्ड बी माइनस ऑफ रूट ऑफ एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड ए प्लस एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड बी, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हमारा ये भी न्यूमेरिकली कम ही यूज में आएगी टर्म, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं
इनके अंदर हाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट वेरीज, तो अलोंग ग्रुप अगर आप कंसीडर करोगे अलोंग ग्रुप, तो मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है बेटा आपकी? डिक्रीजेस। वेरी गुड, डिक्रीजेस, घटती है आपकी। क्यों घटती है? ड्यू टू increase in atomic बिल्कुल, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। ठीक है बेटा, आपने बिल्कुल सही बताया। तो उसके बेसिस पे दूसरी बात, अलोंग पीरियड, तो मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होगा? increase बिल्कुल, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट क्या होगा बेटा? इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस रेगुलरली, और ड्यू टू रीजन वही रहेगा आपका, ड्यू टू small atomic डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। वेरी गुड, ठीक है बेटा, तो ये वहां से आ जाएगा, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। लिख लिया सबने? तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, इन चीज़ों को हम बहुत जगह पे यूटिलाइज करते हैं। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि नोट कर लेना कि नेगेटिविटी की टर्म जो होती है ना बेटा, वो कैसे कंपेयर करनी है। देखो, एक दो तरीके होते हैं। नेगेटिविटी आप लोग पढ़ोगे या तो आपको पूरा पूरा याद करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ पूरा पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू को याद मत करना टेबल को। मैं एक सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूँ, और वो क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, इनके लिए। तो यहाँ पे जब आप लेफ्ट टू राइट वैल्यू जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। तो लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये ऑर्डर आपका रहेगा। अगर आप बात करोगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप, तो वैल्यू आपकी क्या होती है? आपकी डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट आपको मैंने क्या दी थी? इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? आपकी ज्यादा हो जाएगी देन द क्लोरीन, क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा हो जाएगी आयोडीन से। तो नेगेटिविटी की टर्म इस तरीके से आपको रखनी है। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि एक एलिमेंट है और जो कोवेलेंट बॉन्ड में ज्यादातर यूज होता है, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन की वैल्यू जो होती है ना, कहाँ पे होती है? नेगेटिविटी की बोरॉन और कार्बन से बीच में होती है। मींस कार्बन और हाइड्रोजन को अगर लूंगा तो मैं कार्बन पे तो -4 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर दिखाऊंगा, लेकिन अगर मैं वहीं पे BH3 लेता हूँ, बोरॉन को लेता हूँ, तो हाइड्रोजन पे तो माइनस की कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि बोरॉन के ऊपर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी नेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है। जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था आपने कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो सारी कैलकुलेशन होती है बेटा हमारी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? तो इस चीज के लिए इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आ जाता है आपके पास क्या, कि आपके पास है यहाँ पे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, कहे सर उनका भी यूज अगर आ गया, फॉस्फोरस, सल्फ, और यहाँ पे आ जाएगा आर्सेनिक। तो उनके केसेस में क्या करें? मान लीजिए आपको बोल देते हैं नाइट्रोजन और क्लोरीन, तो बेटा आपको ध्यान रखना है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फिर सल्फर, फिर ब्रोमीन, ये इस तरीके से है बेटा नेगेटिविटी का ऑर्डर। तो जब इस तरीके से चलोगे ना, तो आपको नेगेटिविटी में कंपेयर करने में दिक्कत नहीं आएगी कि किसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है। तो ये फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन की और क्लोरीन की। वैसे आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज अगर हम बात करते हैं, तो वैल्यूज होती है ऑक्सीजन की और क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन ऑक्सीजन की वैल्यू को थोड़ा सा ग्रेटर बताया जाता है। वो इसलिए बताया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या होता है? कंपैरेटिवली बहुत ही स्मॉलर होता है, तो इस वजह से उसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा बताई जाती है। ठीक है,
तो अब आगे इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना कि नेगेटिविटी की एग्जैक्ट वैल्यू किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। आप जो पैटर्न आपको बता रहा हूँ इसके थ्रू भी आप फॉलो करोगे तो आपका कुल मिला के आप कभी भी नेगेटिविटी की वैल्यू को कंपेयर करने के हमेशा कर लोगे कंपैरिजन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट के ऊपर चल रहा हूँ मैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जो होता है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेग कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर रही है। एनी वन ऑफ यू वांट टू से एनीथिंग? नो, ओके। atomic बोलो बोलो बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? atomic हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नंबर 1 आप लोगों ने बिल्कुल बताया, एटॉमिक रेडियाई। लार्जर विद एटॉमिक रेडियाई, स्मॉलर बिट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लार्जर एटॉमिक रेडियाई, स्मॉलर बिट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दूसरा आएगा आपका, लिख सकते हो आप लोग, सेकंड इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दो वर्ड आप लोगों ने बताए थे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आती है तो लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्जर विद ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्जर बिट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लार्जर बिट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी नहीं होती, आयंस की बात आ जाती है। जैसे बेटा एक तो है आपके Fe2 पॉजिटिव आयन, एक है आपके पास Fe3 पॉजिटिव आयन। तो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी भाई? किसी स्टेयर के ऊपर, Fe2 बिल्कुल, एक स्टेयर पे एक तो आप यहाँ पे खड़े हो, एक यहाँ पे खड़े हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको आना है नीचे, तो किसको ज्यादा जल्दी रहेगी नीचे आने की? गिरने का डर लग रहा है, कौन जल्दी गेन करेगा? ये वाला गेन करेगा, ऊपर वाला। तो जितनी ऊपर हायर ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है वो उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा Fe3 पॉजिटिव की ग्रेटर होती है देन द Fe2 पॉजिटिव आयन। तो लिख सकते हो आप लोग, लार्जर विद द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, मोर बिट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है क्योंकि उसको नीचे आने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। थर्ड फैक्टर डिपेंड करता है, दैट इज अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब कहिए सर हमने हाइब्रिडाइजेशन टर्म पढ़ी नहीं है, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन टर्म आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन तब तक के लिए आप सिर्फ नोट कर लीजिए क्या कि हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, जैसे आपके पास याद है, आप लोगों ने इतना तो पढ़ा था जैसे याद हो तो ये आपने पढ़ा था, ये एल्काइन था, तो एल्काइन में कार्बन पे क्या होता है बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एल्कीन की, तो एल्कीन में मैंने एक केस लिया एथीन का, तो एथीन के अंदर बेटा यहाँ पे आपके इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जबकि अगर आप बात करते हो एल्केन की, तो एल्केन के अंदर मैंने एक केस ले लिया किसका? मीथेन का, तो ये मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर इसके ऊपर कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे फैक्टर अफेक्ट जो करता है वो करता है क्या? हाइब्रिडाइजेशन में मोर बी द परसेंटेज s character, more be the percentage s character, more be the percentage s character, more be its electronegativity, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में sp की, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में बेटा दो ऑर्बिटल यूज हुए, एक s का ऑर्बिटल, एक p का ऑर्बिटल। तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होता है?
S के नाम का ऑर्बिटल कितना है, एक ऑर्बिटल है आउट ऑफ टोटल 2 ऑर्बिटल, इनटू में 100, तो वैल्यू परसेंटेज S कैरेक्टर कितनी होती है बेटा, इसकी 50% होती है। अगर मैं बात करूंगा इस मॉलिक्यूल में, तो एक S का ऑर्बिटल यूज होता है, 2 P के ऑर्बिटल यूज होते हैं, तो 3 में से S के नाम के ऑर्बिटल कितने हैं, एक ऑर्बिटल है, तो इनटू में 1/3 इंटू 100 इक्वल्स टू 33.3% परसेंटेज S कैरेक्टर होता है यहाँ पे। जबकि अगर अब sp3 की बात करते हैं, तो इसमें एक s ऑर्बिटल है और 3 p के ऑर्बिटल है, आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल, s का तो एक ही ऑर्बिटल है, तो 1/4 इंटू में 100 होता है, और ये वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 25%। तो अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, तो परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, उसके एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर? तो उसके बेसिस पे बेटा जो sp हाइब्रिडाइजेशन वाला मॉलिक्यूल होगा, तो उसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी देन द sp2 वाले के मुकाबले, देन द sp3 टाइप मॉलिक्यूल के मुकाबले। sp hybridized molecule is more electronegative is than the sp2 than the sp3 molecule। क्लियर है? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अभी हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं पता, हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो आप लोगों ने पहले भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ी होगी, लेकिन आपको आगे एक बार दोबारा से बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा? तो इसके बेसिस पे, तो अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर भी अगर बताना पड़ जाए ना कभी, तो एसिडिक कैरेक्टर भी बेटा उस एलिमेंट का ज्यादा होता है, मोर बी द हायर बी द मैं कहूँगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप, मोर बी द एसिडिक कैरेक्टर। तो अगर आप बात करोगे कि इसमें ये जो आपका मॉलिक्यूल है एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, इनमें किसकी एसिडिक बिहेवियर ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा, एल्काइन वाले का एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होता है देन द एल्कीन देन द एल्केन। तो यहाँ पे नोट भी कर रहा हूं मैं, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, एल्काइन का ज्यादा होता है देन द एल्कीन देन एल्केन। क्लियर? तो ये टर्म आप लोगों ने पढ़ी हुई, आप आगे पढ़ोगे ना, तो एक बार उसके लिए बीच में भी एक बार डिस्कस करिए। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डिपेंड करता है फैक्टर नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच। नेक्स्ट फैक्टर क्या फैक्टर होता है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच, कि आपका क्या सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहा है। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच, तो यहाँ पे नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच की बात करते हैं, तो बेटा यहाँ पे आपके पास है, जैसे कि एक तो है मैं कहूँगा CF3I, एक है आपके पास मैं कहूँगा CH3I। ठीक है? तो इन पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास फ्लोरीन है यहाँ पे या हाइड्रोजन अटैच है, क्या अटैचमेंट में है। ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, मैं कहूँगा कि कार्बन और ये आयोडीन के बीच में नेगेटिविटी की बात करनी है, कि किसके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, कि इसकी कार्बन की ज्यादा है या आयोडीन की। तो आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे इसके साथ तो है H अटैचमेंट, एक में तो फ्लोरीन है, सॉरी यहाँ पे तो है फ्लोरीन अटैचमेंट। ठीक है? जबकि यहाँ पे क्या अटैच है, C के साथ में ये I हो गया, इधर अटैच है बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो एक्चुअली नो डाउट कार्बन की यहाँ पे नेगेटिविटी कम होनी चाहिए देन द आयोडीन। कार्बन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखोगे तो आयोडीन की ज्यादा होती है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे इसके सपोर्ट में 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए हम तेको कोई बात नहीं, तू बॉन्ड बना, हम तेको खींच लेगी अपनी तरफ। तो सेम लाइक दैट ये इतने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर हो गया यहाँ पे से इस तरफ, पोलैरिटी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई कि नेट अमाउंट में ये जो कार्बन जो के साथ में जो फ्लोरीन अटैच हो गया, इसकी नेगेटिविटी ज्यादा बन जाएगी देन दैट ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पे CF3 जो बना है साथ में अटैचमेंट में, इसकी नेगेटिविटी क्या बनेगी, ग्रेटर हो जाती है आयोडीन से। मतलब हमें आयोडीन को F से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन F के साथ मतलब ना होने का मतलब भी, लेकिन साथ में भाई कार्बन से बॉन्ड के अटैचमेंट है उनको, तो वो तो कार्बन को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो उसकी वजह से उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। और इस वजह से आप नेगेटिविटी के बेसिस पे भी बता सकते हो कि CF3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द आयोडीन। इन केस हम बात करते हैं CH3I को,
तो C और I में आप लोगों को पता है कि I की नेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन अगर आप CH is not screen दिखाई नहीं दे रही। किसी को नहीं दिख रही बेटा, यस सर। एक ना सेकंड, सर दिख रही। दिख रही है सर, क्लियर है सर। अब देखो दोबारा बाकी सबको भी दिख गया होगा। क्लियर है सर। नो नो सर, सर। दिख रही है, क्लियर है। एक मिनट, नो नहीं दिख रही। नो सर नहीं दिख रही। ओके। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि CF3I और CH3I में, अगर मैं CH3I को ले रहा हूं तो CH3I में नो डाउट कार्बन और आयोडीन के अंदर आयोडीन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर मैं CH3 ले रहा हूँ तो बेटा ये सपोर्टिंग नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप में है। तो उस केस के अंदर व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि CH3 जो होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, सेम, कम ही रहती है आयोडीन से। यहाँ पे उसको देख रहे हो सपोर्टिव ग्रुप मिल रहा था फ्लोरीन, तो नो डाउट फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर दिखा रहा था कि उसकी वजह से कार्बन की नेगेटिविटी इंक्रीज हो गई। समझ में आई बात? इट इज जस्ट लाइक आप समझ सकते हो कि एक आदमी है, खुद का बैकअप कम है, लेकिन बाजू वाले उसके रिलेटिव जो है वो बोल रहे कि ना कोई बात नहीं, उसके फ्रेंड सर्कल की, मैं हूं ना तेरे साथ में जस्ट तो उस केस के अंदर वो कोई काम कर रहा है तो उसकी क्या हो जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो वो चीज यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करके आपको बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है बेटा। तो इसलिए तो इट इज अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में था। अब अब आप लोग जो है आगे लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एप्लीकेशन ये कहाँ पे यूज होती है बेटा, टू डिटरमाइन द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नंबर वन, टू कंपेयर metallic and non-metallic character of element, to compare metallic and non-metallic character, ठीक है। तो मोर बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स के लिए और नॉन मेटल में वैसे बेटा अलग अलग ही आप जो है कंपेयर कर सकते हो। क्या मेटल में क्या होगा, लोअर बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोअर बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, more be the metallic character, more be the metallic character। जबकि अगर आप नॉन मेटल के लिए यही जो बात करोगे तो नॉन मेटल के केस में क्या होगा बेटा आपका, लोअर बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोअर बी द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो उससे उनकी रिएक्टिविटी भी इंपैक्ट होगी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी भी अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं, तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों की, कि मेटल्स का केस है, मेटल्स का केस है, तो मेटल्स तो आप नोटिस कर रहे होगे क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। जबकि नॉन मेटल के केस के अंदर उल्टा होता है, नॉन मेटल में क्या होता है बेटा आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी भी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास जो भी अवेलेबल है, यहाँ पे मैं कहूंगा कि आपकी पीरियोडिक टेबल है कोई इस तरह से होती है आपकी, ठीक है। तो यहां तो आपको पता है मेटल होती है, इस तरफ क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं।
तो अगर आप करोगे लेफ्ट टू राइट, तो रिएक्टिविटी बेटा आपकी क्या होती है? फर्स्ट तो क्या होती है? डिक्रीज होती है, देन इंक्रीज होती है। फर्स्ट डिक्रीजेस, देन इंक्रीजेस। एक्चुअली डिक्रीज तो होती है मेटल के लिए, जबकि इंक्रीज किसके लिए होती है बेटा? नॉन मेटल के लिए होती है। जबकि नॉन मेटल के लिए क्या होती है? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो उस केस के अंदर क्या होगी? वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। जबकि अगर आप मेटल के लिए जाओगे तो टॉप टू बॉटम में क्या होगी? वैल्यू इंक्रीज होगी। मूविंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस, while moving down the group reactivity of non metal decreases। तो ये चीज रहेगी, आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट इज, आपको ये जो होती है नेगेटिविटी गैप डिपेंड करवाती है, बताती है कि पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स की, इट टेल्स अस, नंबर 2, इट टेल्स अस अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, कि जो भी आपके बॉन्ड्स बन रहे हैं आपके, वो पोलर नेचर के है या नॉन पोलर नेचर के हो रहे हैं। क्लियर? तो उसको बताने में भी हेल्प करती है। पोलर एंड नॉन पोलर की बात करते हैं बेटा, तो आप लोगों को बताया था कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पोलर नेचर के, एक होते हैं नॉन पोलर नेचर के। पोलर नेचर के एंड द नॉन पोलर नेचर के। तो पोलर नेचर, उसकी पोलैरिटी कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी? वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल कितना जनरेट हो रहा है। तो अगर मॉलिक्यूल में जनरली क्या होता है, मैं कहूंगा कि आपके पास, मैंने कहा HCl एक मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर क्या होगा? क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो बीच में शेयर होना चाहिए था, वो बीच में शेयर ना होकर क्या होता है? क्लोरीन की तरफ शेयर होता है, यहाँ पे शेयर होगा। तो उसकी वजह से इस पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। स्मॉल नेगेटिव एंड द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विल बी जनरेटेड ओवर देम। तो ये जो स्मॉल नेगेटिव और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं बेटा? आपके पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। कैसे हो गए? इनके बीच में बॉन्ड हो गए, वो कौन से हो गए? पोलर बॉन्ड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास, मैं कहूंगा, कार्बन कार्बन है, सेम काइंड ऑफ एटम है, तो सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में नेगेटिविटी क्या होगी बेटा? आपकी गैप इक्वल होगा, और नेगेटिविटी गैप सेम होगा, तो बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और बीच में होगा तो ये कैसे बॉन्ड होगा? आपका नॉन पोलर बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे पोलैरिटी और नॉन पोलर बॉन्ड अगर आपको पता चलता है, तो वो कब पता चलता है? जब हमें उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता हो कि किसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अदरवाइज हम इस चीज के बारे में बता ही नहीं पाते। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो बेटा ये चार्ज जनरेट हो रहा था, आप लोगों ने देखा ना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में चार्ज जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज इज जनरेटिंग ओवर देम। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो जनरेट होते हैं इसके ऊपर, कि मैं कहूंगा जैसे HCl ही ले लिया फिर से, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि पोलर जो होते हैं उन कंपाउंड्स के अंदर दोनों कैरेक्टर होते हैं, उनके अंदर कोवलेंट एज वेल एज आयनिक कैरेक्टर इज प्रेजेंट, आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो जब उनके अंदर कोवलेंट और आयनिक दोनों होते हैं, तो एक्चुअली क्या हम देखते हैं, इफ नेगेटिविटी गैप psi A minus psi B is greater than 1.9, बेटा कुछ बुक में ये वैल्यू 2.1 भी लिखी हुई है। अगर नेगेटिविटी गैप ग्रेटर देन 1.9 होता है, तो आप क्या कहते हो कि मॉलिक्यूल जो होता है, आयनिक कैरेक्टर is predominant than कोवलेंट। कोवलेंट के मुकाबले आयनिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? मोर जो होता है डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे, मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर जो होगा, आयनिक कैरेक्टर विल बी ग्रेटर देन 50%। अगर
साई ए माइनस साई बी मतलब नेगेटिविटी गैप 1.9 है, तो उसमें आयनिक कैरेक्टर की वैल्यू और कोवेलेंट कैरेक्टर की वैल्यू दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 50-50% होगी। लेकिन यहाँ पे साई ए माइनस साई बी क्या होगा बेटा? स्मॉलर देन 1.9 होगा। तो उस केस के अंदर वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट, वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट होंगे, डोमिनेंट देन आयनिक कैरेक्टर। तो ऐसे मॉलिक्यूल को देन आयनिक कैरेक्टर, ठीक है बेटा। तो उसके अंदर हम क्या कहेंगे कि उसमें आयनिक मॉलिक्यूल है, वो कौन से नेचर का है? आयनिक नेचर का मॉलिक्यूल रहेगा। तो उसमें कहूंगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं बेटा? उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर इज ग्रेटर देन 50%। तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा उसके अंदर? स्मॉलर देन 50%। तो इस तरह के नेचर की बात आती है। तो यहाँ पे इन चीजों को पता करना है, आगे आगे पढ़ने को मिलेगा डायपोल मॉलिक्यूल क्या है, किसकी रिएक्टिविटी किस तरह से होगी। तो बेटा वो सभी की सभी चीजें वो सब डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर? कहीं ना कहीं इनकी पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी जो है एक बार हमारा आज के लिए टॉपिक इतना ही है, ठीक है। तो मैं एक बार आपके लिए आज इतना ही करेंगे। तो हैव अ गुड डे।